या आए आज हो ना बहुत दिनों बाद। सर क्वेश्चन नंबर 141। अब जो माननीय सदस्य सदन में देर रात तक रुकेगा उसी को मौका दिया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 141। सभा पटल पर जवाब रख दिया गया। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा प्रस्तावित गैस करण मिशन का हेरिटेज का मैं स्वागत करता हूं, स्वागत योग्य है, लेकिन जब स्थानीय लोगों के जान, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आजीविका खतरे में है तो ऐसे चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए और धरातल पर उतारने का प्रयास होना चाहिए। इस संदर्भ में मैं सरकार ट्रेनिंग दे दो इनको, और इस संबंध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि केंदुआडीह आसपास के क्षेत्र में जहरीली गैस का रिसाव आज भी हो रहा है। कई बार दुर्घटना भी हुआ है। प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोगों को पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है। खनन गतिविधि पारदर्शिता नहीं है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। माननीय प्रेमचंद्र जी ने चिंता व्यक्त की है कि संसद की गरिमा को देखते हुए संसद में एक संसदीय क्षेत्र की अपेक्षा हम देश की चिंताओं पर प्रश्न लगाएं तो उचित है, ऐसा एनके प्रेमचंद्रन जी का आग्रह था। यही है ना? ओके। क्वेश्चन में बोलने की इजाजत नहीं होती। माननीय मंत्री महोदय, आप चेंबर में मिलना। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताते हुए काफ़ी खुशी हो रहा है कि कोल के क्षेत्र में आज लगातार हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम काफ़ी उत्पादन कर रहे हैं और माननीय सदस्य का चिंता जायज़ है। चूँकि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट का विषय बनता है पुनर्स्थापन, उसके लिए सरकार सफिशिएंट है, व्यवस्था भी दे रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की सहयोग नहीं होने के नाते पुनर्स्थापन में परेशानी बढ़ रही है, जिससे गैस का रिसाव हो रहा है। वहाँ पुनर्स्थापन ही इसका निदान है। माननीय सदस्य, ये प्रश्न पहले भी आया था और पहले भी चिंता व्यक्त की थी इस प्रश्न पर ना, लेकिन इस पर सर कोई पहल नहीं हो पा रहा है। दूसरा मेरा प्रश्न है कि आज भी हमारे झारखंड में कोयला का उत्पादन काफ़ी हो रहा है और वहाँ के विस्थापित अस्थायी ट्रिब्यूनल नहीं होने के कारण आज भी विस्थापित भटक रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। और दूसरे राज्यों में अस्थायी ट्रिब्यूनल का स्थापना हो चुका है, लेकिन झारखंड में आज भी नहीं हो पा। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द झारखंड में ट्रिब्यूनल का स्थापना हो। और दूसरे तरफ माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा कि उत्पादन हमारा हो रहा है, झारखंड में काफ़ी हो रहा। BCCL में उत्पादन हुआ है, लेकिन डिमांड 20% की कमी आई है, जिसके कारण कोयला का बिक्री नहीं हो पा रहा है। उत्पादन मेरा ज़्यादा है और दूसरे सब्सिडी में उत्पादन कम हो रहा, तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वहाँ पर सप्लाई किया जाए ताकि उत्पादन जो मेरा हो रहा है व्यर्थ नहीं जाए। वह जल भी रहा, उसका रखरखाव भी की स्थिति भी ठीक नहीं होती है, कोयला चोरी भी हो रहा। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि मेरा राष्ट्र का संपत्ति है, उस संपत्ति का उपयोग सही ढंग से हो और दूसरे सब्सिडी में जहाँ उत्पादन कम है और जहाँ उत्पादन ज़्यादा है उस पर उसका। माननीय मंत्री महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि आज के समय में कोल का उत्पादन का 80% पावर प्लांट पे हम लोग देते हैं और आज के समय में 25 दिन का पावर प्लांट पे 50 मिलियन टन कोयला उपलब्ध है और उसका कोयला का उत्पादन का 80% हम पावर प्लांट पर देते हैं और 20% ही अदर उद्योग फैक्ट्री को देते हैं। और समय समय से डिमांड आता है, उसके हिसाब से हम लोग देते हैं। और रहा बात वहाँ का विस्थापन का, तो उस पर लोकल प्रशासन, वहाँ के राज्य का मुख्यमंत्री द्वारा, वहाँ के सरकार के द्वारा
पुनः सहयोग नहीं मिल पाता है पूर्ण ढंग से, जिसके चलते वहाँ लोकल में परेशानी है, पुनर्स्थापन करने में परेशानी हो रही है। श्री मल्लू रवि। Speaker sir, ओके, thank you Speaker sir. I just want to know from the Honorable Minister whether the Coal India or SCCL has initiated any coal gasification pilot projects in the South Telangana region. If so, the details of such projects and their expected impact on cleaner industrial energy in Telangana. Whether the government proposes to include backward districts like Nagar Kurnool under Mission Green coal regions. If so, the measures proposed for environmental restoration and community benefit in these regions. Thank you, sir. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकार अब केवल कोल जला के ही बिजली का उत्पादन करने पे काम नहीं कर रही है, अब गैसीकरण पे भी काम किया जा रहा है। सरकार 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करने का योजना बनाई है। गैसीकरण उपयोग गैस के केमिकल जैसे एथेनॉल, अमोनियम, नाइट्रोजन बनेगा। इससे इसके अतिरिक्त जरूरत पर पूरी होगी, आयात कम होंगे। सरकार इस काम के लिए 85,000 करोड़ रुपया मंजूरी दी है और 7 गैसीकरण प्रोजेक्ट पर 2 बुनियादी नींव रख दी गई है। इससे प्रदूषण भी कम होगा, यूरिया कम केमिकल सस्ते बनेंगे, जिससे सीधा फायदा किसान को होगा और इससे पर्यावरण की भी संतुलन होगा और किसान को भी फायदा होगा, देश को आर्थिक व्यवस्था में भी काफी सहयोग मिलेगा। श्री देवू सिंह चौहान। माननीय अध्यक्ष श्री, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष श्री, विश्व आज एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। विकसित देश भी सुरक्षा क्षेत्र में, ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र में खतरे में है। तब भारत पूरे विश्व में एनर्जी सरप्लस बनकर मजबूती से खड़ा है। माननीय अध्यक्ष श्री, विश्व में भारत के पास कोयला भंडार 4थे नंबर का था, लेकिन 11 साल पहले ऐसा क्या मजबूरी था जो भारत विश्व के अन्य देशों पर निर्भर था। आज भारत मजबूती से खड़ा है। 11 साल पहले पॉलिसी पैरालिसिस था, 11 साल पहले कोयला घोटाले का समाचार हम सुनते थे, लेकिन आज हमारे विश्व में वैश्विक नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सरप्लस बन के पूरे भारत आज विश्व में खड़ा है। इसके पीछे का कारण ये हमारा कमिटमेंट भी रहा है। माननीय अध्यक्ष श्री, मैं ये बताते हुए गर्व होता है कि G20 देशों में जो क्लीन एनर्जी का कमिटमेंट है, एकमात्र भारत देश उस कमिटमेंट को। आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि कोल कंपनियां जो सोलर एनर्जी में काम करती हैं, तो उनका लक्ष्य क्या है और कितना पैसा खर्च कर रही हैं? ओके, अभी आप सदस्य हो, मंत्री ये जवाब देंगे। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सांसद जी को बताना चाहते हैं कि अब कोल कंपनियां केवल कोल से ही बिजली नहीं बना रही है, सौर ऊर्जा प्लांट भी लगा रही है। जैसे आप नवेली कॉर्पोरेशन 2019 में ही 1 गीगावाट सौर ऊर्जा प्लांट से बिजली तैयार करके देश को समर्पित कर दिया है। और चाहे वो कोल इंडिया हो, चाहे नवेली कॉर्पोरेशन हो, दोनों का लक्ष्य है कि आत्मनिर्भर हम सौर ऊर्जा केवल कोल पर आधारित नहीं रहे, हम अब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पे भी आधारित बिजली तैयार करें और देश को स्वच्छ रखने में एक मजबूती प्रदान करें। और 2047 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, हम आत्मनिर्भर भारत बने, उसमें सौर ऊर्जा के माध्यम से, पवन ऊर्जा के माध्यम से हम आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए आगे चल रहा है। आज मंत्री जी आप अच्छा जवाब दे रहे हैं, राज्य मंत्री को अच्छा जवाब दे रहे हैं, अप्रिशिएट। क्वेश्चन नंबर 142 श्री गोडम नागेश। सर,
क्वेश्चन नंबर 142 सर। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, सभा पटल पर इस प्रश्न का उत्तर रखा गया है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने सविस्तार से उत्तर दिए। अध्यक्ष जी, मेरा एक प्रश्न आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये पूछना है कि रेलवे स्टेशंस हॉल्ट्स बहुत सारे ये हैं, तो वहाँ का मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज़ के बारे में, क्योंकि कुछ बड़े स्टेशंस रहते हैं, छोटे स्टेशंस रहते हैं, हॉल्ट्स रहते हैं, तो वो स्टेशंस के कुछ ग्रेडिंग्स किए क्या, कैटेगरीज वाइज किए क्या, किस किस स्टेशंस में क्या सुविधा दे, उसका कैटेगरी है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। स्टेशंस के देश भर में करीब 7000 से अधिक स्टेशंस हैं पूरे रेलवे नेटवर्क में। स्टेशंस का ग्रेडेशन, कितना वहाँ पे फुटफॉल होता है, कितनी ट्रेन्स वहाँ पे जाती है और कितना बिजी वो स्टेशन है, उस पे उसका एक ग्रेडेशन होता है NSG 1 से लेके NSG 6 तक का। ये एक व्यवस्था है, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे इस सदन को और आपके माध्यम से देश को भी बताना चाहूँगा कि जिस तरह से इन 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई पहल की है, स्टेशंस को नवनिर्माण करने के लिए, उनका पुनर्निर्माण करने के लिए एक अमृत भारत स्टेशन योजना आरंभ की है। और ये आज के समय में पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन का रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है। 1300 से ज़्यादा स्टेशनों का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। 160 स्टेशन का काम कंप्लीट हो गया है और ये पुराने समय से बहुत अलग तरीका है काम करने का। पहले केवल रंगाई पुताई करने को ही स्टेशन का डेवलपमेंट मान लिया जाता था। आज स्टेशन में किस तरह से एक सिंसियर तरीके से मास्टर प्लान बनाना, आगामी 50 साल के लिए प्लानिंग करना, किस तरह से लोकल आर्किटेक्चर को इम्पोर्टेंस देना, कैसे दोनों साइड में एंट्री हो सके उसका ध्यान रखना। कंप्लीट कई जगह पैसेंजर हॉल जैसे 12 मीटर के जो FOBs बने हैं, वो देख के लगता है कि वाकई एक देश में स्टेशंस के और पैसेंजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नई पहल की गई है। एक्सेस टू स्टेशन पे बहुत ध्यान दिया गया है। पार्किंग एरियाज़ को कैसे डेवलप करें उसका ध्यान दिया गया है। और माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत अच्छी जिसका बेनिफिट मिला इस हाल ही छठ और दिवाली के समय में, पैसेंजर्स के लिए एक बड़ा होल्डिंग एरिया स्टेशन के बाहर बनाया गया। उसकी शुरुआत न्यू दिल्ली स्टेशन से की गई थी। उसके बाद में करीब 50-60 स्टेशंस पे होल्डिंग एरिया बनाया गया, जिससे कि पैसेंजर्स आए, भीड़ भाड़ न रहे और बहुत आराम से अंदर जा सके। बहुत सिंसियर एफर्ट किए जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी स्टेशनों के पुनर्निर्माण के लिए। अध्यक्ष महोदय, ये चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जी